नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए, आज जो मार्केट में गिरावट आई है इसके बारे में मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था, 7 साढ़े 7 बजे जो मैंने वीडियो डाली थी मॉर्निंग अपडेट्स करके। उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट रह सकती है। उसका क्या कारण था ये भी मैंने वीडियो बनाकर उसमें बताने की कोशिश की थी। मॉर्निंग अपडेट्स करके 3-4 मिनट की वीडियो में डालने की कोशिश करता हूं जब भी मेरे पास समय बचता है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यदि आपको याद हो तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यस बैंक के टारगेट को घटाकर 10 रुपये कर दिया है। अब उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, इसके बारे में मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें डिटेल में मैंने आप लोग को बताया था, समझाया था। आप वह वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सही में यस बैंक का जो टारगेट है 10 रुपये वो आपको जल्द देखने को मिलेगा। क्या 10 रुपये से भी नीचे यह स्टॉक जा सकता है जो अपना पिछला लो बनाया था लगभग 5 रुपये के आसपास मार्च के 2020 इसी साल मार्च में 5 रुपये का जो लो बनाया था, क्या उस तरफ भी यस बैंक जा सकता है। आखिर आपको अब करना क्या चाहिए। क्या इस टारगेट के बाद आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्या अब बुरा समय शुरू हो गया है यस बैंक का, या फिर बस बेवकूफ़ बनाने वाली या फिर किसी तरह की एक मैनिपुलेट करने की कोशिश है। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को अपडेटेड रखने की जो मेरी कोशिश है, यदि आप लोग उसे पसंद करते हैं तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाता है कि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यदि आज की बात करें यस बैंक की तो आप सभी जान रहे हैं कि आज जो इसका स्टॉक है काफ़ी आप कह सकते हैं 2% नीचे यहाँ खुला है। और एट प्रेजेंट भी आप देख सकते हैं 14 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। जो कल खबर निकल कर आई उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमको यस बैंक के स्टॉक पे एट परसेंट भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कल की क्लोजिंग थी इस लेवल पर क्लोजिंग थी 14 रुपये 30 पैसे के आसपास, और आज जो ओपनिंग थी 14 रुपये पर आज ओपनिंग हुई, और एट परसेंट ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ यहाँ पर ट्रेड कर रही है। इसलिए ये क्रॉस जैसा आपको एक यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो सिंबल आप देख रहे हैं। देखिए, इसको समझने के लिए कि क्या आने वाले समय में सही में इसका जो स्टॉक का वैल्यू है क्या वह 10 रुपये या फिर उससे नीचे जा सकता है, तो उसके लिए हमें कुछ इसके रिजल्ट्स पर एक बार फिर से फोकस करना पड़ेगा। रिजल्ट्स कौन सा, Q1 के रिजल्ट्स, 2020 के रिजल्ट्स, उसका कंपैरिजन हमें जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे, पिछले साल के जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे उससे हमें इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना पड़ेगा। देखिए, जो मार्च का क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया था वह 3 महीने का था। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का था Q4 के रिजल्ट्स, और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 3 महीने का Q1 के रिजल्ट्स थे। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या साल के शुरुआती 3 महीने और उसके बाद के 3 महीने में क्या कंपनी का जो बैंक का परफॉर्मेंस है क्या सही में सुधार आया है तो किस पैरामीटर्स पर आया है, या तो उसी से हम समझ पाएंगे कि सही में बैंक एक प्रोग्रेस की ओर है या नहीं है। तो शॉर्ट में सारा कुछ शॉर्ट में ही इसको जानेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने इसको बता चुका हूँ। जो Q1 के रिजल्ट से आप सभी जान रहे हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे यस बैंक के, उसमें प्रॉफिट की यदि बात करें तो प्रॉफिट में 60% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर प्रॉफिट की केवल बात करें, प्रॉफिट में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी। देखिए, उसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम NII, इसमें आपको जो था 1908 करोड़ हमें देखने को मिला था, और जो कि 16.8% डाउन था ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर मतलब कि पिछले साल के ये जून क्वार्टर का, पिछले साल के जून क्वार्टर में 2281 करोड़ थी और इस साल 1908 करोड़ थी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा नेट इंटरेस्ट इनकम का, और बैंक किस तरह से काम करती है, बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है उसे भी समझना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे कि क्या सही में येस बैंक की स्थिति खराब है या फिर आने वाले समय में यह बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। तो उसके लिए इसका बिजनेस मॉडल को, यह किस तरह से पैसा कमाती है, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बैंक जो होती है, बैंक का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वह होता है NII, नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे कि हम कोर इनकम भी कहते हैं। देखिए, ये होता क्या है, बैंक का जो मेनली काम होता है वह होता है लोन देना और दूसरों से
पैसे लेना, दूसरों से मतलब कि अपने कस्टमर्स से डिपॉजिट्स लेना और अपने कस्टमर्स को लोन देना, कर्ज देना। अब नेट इंटरेस्ट इनकम होता है मेनली इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, जो दो इंटरेस्ट होती हैं उसका जो डिफरेंस जो होता है उससे जो कमाई होती है वही बैंक की असली कमाई होती है। अब यहाँ पर देखिए जो दो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो दो इंटरेस्ट होती क्या है। एक इंटरेस्ट होता है जिस इंटरेस्ट पर बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देती है। बहुत तरह के लोन है, मॉर्टगेज, कार लोन, फाइनेंशियल लोन, हाउस लोन, बहुत सारे लोन्स होती हैं। तो जिस रेट पर वह लोन देता है, ठीक है, और जिस रेट पर वह लोन लेता है, लोन लेने का मतलब कि जो अपने कस्टमर से जो डिपॉजिट लेता है बैंक में, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट देता है अपने कस्टमर्स को। तो दो इंटरेस्ट हो गए, एक तो लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट लिया, और दूसरा कैश लिया तो उस पर इंटरेस्ट दिया। तो इसका जो डिफरेंस होता है वही होता है मेन कोर इनकम बैंक का, मतलब कि ज़्यादा रेट पर वह इंटरेस्ट आपको देगा और कम रेट पर आपसे वह डिपॉजिट्स लेगा। समझ गए बात को। तो मेन यहाँ पर उसके लिए होना क्या चाहिए, उसके लिए होना चाहिए आपके पास कैश फंड। जब आपके पास फंड ही नहीं होगा तो ना ही तो आप किसी को लोन दे पाओगे, ना ही जब फंड नहीं होगा तो आपके पास तो डिपॉजिट्स ही नहीं है, तो कस्टमर आपके पास पैसे जमा ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह की स्थिति हुई थी मार्च में क्या हुआ था कि बैंक का जो फंड था वो बिल्कुल खाली हो गया था, इसके पास पैसे ही नहीं थी कि यह लोन दे पाए ना ले पाए, ठीक है। तो वही यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी निकल कर आई थी। तो उसके बाद जो बेल आउट प्लान बनाया गया उसमें सारे बैंकों ने, मैक्सिमम बैंकों ने इसमें अपना मतलब कि पैसा लगाया 10 रुपये के रेट पर ही। काफ़ी इसमें अपना करोड़ों करोड़ों का सबका वो अलग अलग डाटा है, किस बैंक ने कितना लगाया वह दूसरी टॉपिक हो जाएगी उस पर अगर यदि मैं जाऊँ तो। कैश तो आ गई, ठीक है, कैश डिपॉजिट्स तो आ गई, उसके बाद बैंक का फंक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आते हैं इस डाटा पर। यहाँ पर आप देखिए एनआईआई जो है वह 1908 करोड़ है, जो कि 16.8% डाउन हुआ था, मतलब कि 2281 करोड़ था पिछले साल, ठीक है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर देखिए द नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की है, मार्जिन की बात हम नहीं करेंगे। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे यहाँ पर सॉरी हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट थोड़ी ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, मतलब कि मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 11 टाइम्स बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है नेट इंटरेस्ट इनकम में। पिछले साल से थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें, और जो दूसरी यहाँ पर पैरामीटर आती है डिपॉजिट्स भी बहुत क्रूशियल पैरामीटर होता है। देखिए बैंक के दो बहुत क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं जिस पर बैंक डिपेंड करती है। एक तो उसका डिपॉजिट्स मतलब कि लिक्विडिटी, फंड, बैंक के पास कितनी पूंजी है, कितनी कैपिटल है, वह एक तो डिपॉजिट्स होगी। और दूसरा होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जहाँ तक बात है उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। बैंक ने जो गलती की है पहले मार्च 2020 से पहले जो गलतियां की हैं, जिसके कारण कि उसका जो पैसा है वो फंसा हुआ है दूसरे कंपनियों के पास, उसको अब वसूली किया जा सकता है। लेकिन उसे अब वापस उस गलती को हम नहीं रोक सकते, पास्ट में जाकर तो रोक नहीं सकते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ पर जो एनआईआई का तो फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया, और उसी से रिलेटेड है यहाँ पर डिपॉजिट्स, क्योंकि डिपॉजिट्स होंगे, लिक्विडिटी होगी बैंक के पास, तभी वो एनआईआई बढ़िया हमें निकल कर आते हुए दिखेगी। यहाँ पर देखिए जो सबसे बढ़िया बात जो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आए थे जून क्वार्टर के, उसमें जो सबसे अच्छी बात है वह जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वह है 1,17,360 करोड़ का कैश डिपॉजिट्स बैंक के पास मौजूद था जून अंत तक वो, और जो कि 11.4% यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स एट ₹1,17,360 करोड़ ग्रू 11.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे बढ़िया बात जो निकल कर आई है बैंक के लिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के बाद जो अगला 3 महीने है, उस अगले सेकंड के जो 3 महीने हैं उसमें जो कैश डिपॉजिट्स है, मतलब कि कस्टमर्स ने अपना पैसा और ज़्यादा जमा करना शुरू किया है, 11.4% की तेज़ी देखने को मिली है। तो यह एक अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से क्या फंडा बनता है कि आपके पास कैश ज़्यादा आएंगे तो एनआईआई ज़्यादा होगी, तो आपका बैंक का इनकम भी ज़्यादा होगा। तो देखिए इस एनालिसिस से हम यही
क्या बोलते हैं कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंक की स्थिति बहुत ख़राब नहीं है, बैंक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए एक और भी फैक्टर है जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वह है कोविड 19। कोविड 19 के कारण जो बैंक की ग्रोथ है वह थोड़ी हाल्टेड हुई है, थोड़ी रुकावट आई है। तो यह नहीं सोच लेना कि बैंक का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जैसा कोटक सिक्योरिटीज़ ने बताया कि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, बिल्कुल उसे आंख बंद करके मान लेना। अकॉर्डिंग टू माय व्यू एंड एन एनालिसिस, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही वो बात कही गई है। ऐसी भी बात क्यों कही गई है कोटक के द्वारा, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे हम। लेकिन फिलहाल पहले हम यह समझ लेते हैं कि वैसी बहुत ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लगता है कि बैंक की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स है, जो पैरामीटर्स है, जो डाटाज है, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक तो ना करें। दूसरी बात, यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं, अब सेकंड केस मान लेते हैं कि यदि 10 रुपये चला भी गया, जो टारगेट है कोटक सिक्योरिटीज़ का 10 रुपये, यदि बैंक का प्राइस चला भी गया, स्टॉक का प्राइस चला भी गया, तो उससे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एफपीओ इशू हुई थी उस समय भी आपको 11 रुपये का लो बनाया था, लेकिन उतनी ज़्यादा पैनिक तो नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, किसी चीज़ को बताना, बार बार बताना कि नहीं इसका टारगेट इतना है, इसका टारगेट इतना है, उससे थोड़ा डर का माहौल बनता है। और यदि ऑटोमेटिक खुद उस लेवल पर चला जाए तो फिर उतने व्यक्ति सोचते नहीं हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि कमेंट किए थे कल, कि उन्हें डर लग रहा है, क्या करें, एग्जिट कर ले, क्या करना चाहिए। तो उस पर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, और यह एक और मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों को यदि याद हो तो मैंने शुरू में ही जब एफपीओ इशू हुई थी, जब यह 20-25 रुपये से जब इसका वैल्यू गिरते गिरते जब यह 12 रुपये तक आ गया था और एफपीओ इशू हुई थी, उसके बाद भी जिन लोगों ने एफपीओ में अप्लाई नहीं किया था, उसके बाद वो अलग से ओपन मार्केट में शेयर परचेज करना चाह रहे थे। तो मैंने महीने दिन पहले भी बहुत सारी वीडियो मैं बनाता हूँ यस बैंक पर, और उस पर मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करता था कि आपको इन्वेस्ट करना ही है यस बैंक में, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका पोर्टफोलियो साइज है उसका 10% से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पर कल कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया था, उनको काफ़ी लॉस हो रहा था, तो उसका कारण यही है कि आपने अपने पोर्टफोलियो साइज से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। यदि आप 10% इन्वेस्ट करते, 1 लाख का यदि आप 10,000 ही इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपको पैनिक में आने की या फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 10,000 सॉरी वेरी सॉरी, 10,000 का यदि आप इन्वेस्ट किए हुए होते और उसके बाद यदि 10 रुपये भी चला जाता, 7 रुपये भी चला जाता, 8 रुपये भी चला जाता, तो कोई भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं थी। जितनी नीचे जाती आप उतनी बाई ऑन डिप्स करते जाते, गिरती और खरीदते, गिरती और खरीदते। लेकिन आप ऑलरेडी ज़्यादा माल उठा लिए हैं, तो अब थोड़ा बहुत डर तो आपको लग ही रहा होगा। लेकिन मैं यही आप लोग को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी पैनिक में आने की वैसी कोई बात नहीं है। बहुत जल्द आपको इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। देखिए, 10 रुपये का टारगेट बताया गया है, हो सकता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स हो जो कि हमें नहीं बताया गया है। देखिए, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो लोन का डाटा है, मतलब मोरेटोरियम में जो लोन्स थे यस बैंक के, उसने जून Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ बुरी बात हो यस बैंक के लिए। लोन के डाटा को, मोरेटोरियम पीरियड जो 6 महीने का लगा, तो उसमें कितने लोन्स फंसे हुए हैं, इस डाटा को डिस्क्लोज नहीं किया है यस बैंक ने। तो हो सकता है ये कोई निगेटिव बात हो, कमजोरी हो बैंक की। लेकिन देखिए, यहाँ पर सारा कुछ विश्वास पे चलता है। सारा कुछ जो बैंक जो फंक्शन करती है, विश्वास पे फंक्शन करती है। अब विश्वास किस तरह? विश्वास उसी तरह की, यदि कस्टमर्स का विश्वास ही उड़ जाएगा बैंक से, तो ना वह डिपॉजिट्स करेगी, ना ही वह लोन लेगी, तो एनआईआई तो जीरो हो जाएगी, तो बस बैंक खत्म। तो सारा जो फैक्टर है, सारा जो काम है, वह विश्वास पर चलता है। विश्वास टिकना चाहिए बैंक के ऊपर, तभी आप बैंक को सस्टेन कर सकते हैं। और यही कोशिश कर रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि विश्वास किसी तरह बना रहे यस बैंक पर। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और कोटक की बात कर रहा था, देखिए कोटक की यदि मैं बात करूँ तो उसने जो डाटा टारगेट दिए हैं 10 रुपये के, बहुत ज़्यादा इस पर आपको सीरियस होकर एट प्रेजेंट सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि आप लोगों को याद हो तो जब यस बैंक का 5 रुपये का लो बना था, मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, 5 रुपये तक का लो बन गया था, और उसके अगले ही 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर 80-90 का भी हाई बन गया था। तो वह देखिए 5 रुपये का लो क्यों बना था? 5 रुपये का लो इसीलिए बना था क्योंकि हर जगह
हर मीडिया में, हर जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी स्टॉक मार्केट को रिलेटेड न्यूज़ जो बताती है, वहाँ पर आपको सर्कुलेट हो गया था कि जो यस बैंक का टारगेट है वह 1 रुपये होने वाला है, जिसके कारण कि जिन भाई लोगों ने 80 90 100 200 रुपये पर भी जो खरीदा हुआ था उन्होंने बेचना शुरू किया। जो रेट मिला 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, जो रेट मिला बेचते गए, दबा के बेचते गए, दबा कर बेचते गए और 5 रुपये का लो बन गया। वहाँ से ऑपरेटर एक्टिव हुआ और 5 रुपये से खरीदारी करना शुरू किया, नीचे के लेवल्स पर खरीदारी करना शुरू किया और ऊपर 70 80 50 60 तक के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो देखिए ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा जाते हैं आपको एक सप्ताह के अंदर। बस यही थोड़ा पैसा खर्च करके, मीडिया वगैरह में थोड़ा पैसा पब्लिसिटी करके, झूठा मूठा खबर फैलाकर, पैनिक फैलाकर शेयर के प्राइस को डाउन कर दिया जाता है। ओके, तो मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि इसी तरह की फिर से स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कोटक इंस्टीट्यूट के द्वारा, मैं यह बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की भी बातें होती हैं, तो आपको हर तरह से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है भाई लोग, तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को अपडेटेड रखने की मेरी कोशिश अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।